मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिन सवालों के जवाब हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, उनके जवाब वक्त खुद दे देता है। शायद आपको भी इसका जवाब मिल जाए। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वह अपने आप से उलझा हुआ था। उसका दिल क्या चाहता है वह समझ नहीं पा रहा था। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी खुद से कहती है, काश कभी तुम भी समझ पाते कि मुझे भी तुम्हें दिव्या के साथ देखकर कितना बुरा लगता था, जैसे आज तुम्हें मुझे अंकित के साथ देखकर बुरा लग रहा है। पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगता था। पर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्या तुम भी मुझसे? नहीं, तुम तो दिव्या से प्यार करते हो और उससे शादी करने जा रहे हो। सिम्मी अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल पिक करती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी कीमत तुम्हारे दोस्त चुकाएंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की गुस्से से बोलती है और कॉल कट कर देती है। सिम्मी घबराते हुए बस हेलो हेलो करती रह जाती है, पर कॉल कट हो चुका था। वह अपने आप से बोलती है, कौन है ये लड़की और इसे कैसे पता कि यहाँ ऋषभ आया था? क्या कोई हम पर नज़र रख रहा है? वह सोफे पर बैठी हुई सबका वेट कर रही थी। बहुत देर हो गई थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि इस लड़की ने जो भी कहा था वह सच भी हो सकता था। तभी डोरबेल बजती है। सिम्मी स्टिक पकड़कर जाती है और गेट ओपन करती है। सामने रीत, मीत और अंकित खड़े थे। अंकित के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह लंगड़ाते हुए घर के अंदर आता है। सिम्मी घबराते हुए, इतनी देर कैसे हो गई तुम सबको, और तुम सब ठीक हो ना? अंकित इशारे से रीत मीत को मना करता है कि वह सिम्मी को कुछ न बताए, पर रीत सिम्मी को बता देती है कि एक बाइक वाले ने अंकित को टक्कर मारी और फरार हो गया। वह तो शुक्र था कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। रीत की बात सुनकर सिम्मी परेशान होकर उस लड़की के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसने जो बोला था वह कर दिखा। उसने अंकित को चोट पहुंचा दी। वह अपने गुस्से में रीत मीत को भी चोट पहुंचा सकती है। अंकित तुम ठीक हो ना? सिम्मी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ सीमू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, अंकित ने कहा। अंकित तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, सिम्मी ने कहा तो अंकित अपने रूम में चला जाता है। सिम्मी को परेशान देखकर मीत बोलते, सिमू अंकित ठीक है, तुम टेंशन मत लो। हमने आज तुम्हारे लिए खूब शॉपिंग की है। कल हल्दी और मेहंदी है, परसों शादी। पर अंकित अंकित को कोई दिक्कत नहीं है सीमू, रीत ने सिम्मी की बात बीच में काटते हुए कहा। इधर ऋषभ जब होटल पहुंचकर अपने रूम में जाता है तो रूम में बहुत अंधेरा था। वह लाइट ऑन करता है तो देखता है पूरा रूम डेकोरेट हो रखा था और दिव्या वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी थी। वह हैरान नज़रों से उसे देखने लगता है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? दिव्या ने खुश होते हुए कहा। ये सब क्या है दिव्या? ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है बेबी, ताकि हम साथ में कुछ रोमांटिक पल बिता सकें, दिव्या ने ऋषभ के पास आते हुए कहा। जबकि ऋषभ को यह सब देखकर घुटन हो रही थी। उसे दिव्या का यह सब करना पसंद नहीं आया था। दिव्या ऋषभ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगती है। ऋषभ झटके से दिव्या को अपने से दूर करता है और गुस्से से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो दिव्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऋषभ की इस हरकत पर दिव्या को गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए, क्यों ऋषभ, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? क्यों तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर क्यों हम प्यार के कुछ पल साथ नहीं बिता सकते? हम साथ हैं, हमारी शादी होने वाली है, क्या उतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी करीबी चाहिए, दिव्या ऋषभ के पास आकर बोलती है और एक बार फिर उसके करीब जाने लगती है। ऋषभ फिर से दिव्या को अपने से दूर कर देता है, जिस पर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, तुम्हें मेरे करीब आने में दिक्कत है, पर सिम्मी के करीब तो तुम बिना किसी हिचक के जाते हो। दिव्या तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब सिम्मी तुम्हारे करीब आती थी तब तो तुम कभी असहज नहीं हुए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आज भी तुम सिम्मी के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाते हो, फिर मेरे पास आने पर क्यों तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? भूलो मत कि तुम सिम्मी से नफरत करते थे, दिव्या ने गुस्से में कहा। ऋषभ दिव्या को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, सिम्मी के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मैं उसके करीब क्यों जाता हूँ ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ ऋषभ, और तुम किसी के घर के करीब जाओ ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भूलो मत कि सिम्मी की शादी अंकित से होने वाली है, वह किसी और की पत्नी बनने वाली है। तुम मेरे जैसी लड़की को छोड़कर उस अंधी के पास जाओ, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ऋषभ। दिव्या, ऋषभ ने गुस्से में कहा और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया।
दिव्या अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान नजरों से ऋषभ को देखने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिम्मी को अंधी कहने की? क्योंकि यही सच है ऋषभ, वह अंधी है। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसे उसके किए की सज़ा मिली है, अंधे होने के रूप में। दिव्या ने घृणा से कहा। बस दिव्या, अब एक और शब्द नहीं सिम्मी के बारे में। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? पर तुम जानती हो कि सिम्मी ने मेरे लिए क्या किया है? तो सुनो, आज जो मैं यह दुनिया देख पा रहा हूँ वह सिम्मी की बदौलत है। उसने अपनी आंखें मुझे दी हैं और ख़ुद अंधी हो गई। उसने इतना बड़ा त्याग किया है, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती थी? ऋषभ की बात सुनकर दिव्या शॉक्ड हो जाती है। सिम्मी ने ऋषभ को अपनी आंखें डोनेट की हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे यह तो पता था कि सिम्मी हद से ज़्यादा ऋषभ से प्यार करती है, पर वह कुछ ऐसा भी कर जाएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ, अब तुम सिम्मी को गलत नहीं बोलोगी? क्या मैंने हमेशा सिम्मी से नफरत की, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे अपनी आंखें दी। उसे पता था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसने मेरी खुशी चाही और अपनी आंखें देकर चुपचाप मेरी ज़िंदगी से चली गई, बिना कोई उम्मीद किए। ऋषभ ने नम आंखों से कहा। तो क्या तुम उसके एहसान के बदले उसे अपनाना चाहते हो? दिव्या ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ धीरे से हंसते हुए, एहसान? हाँ, एहसान ही तो किया है सिम्मी ने मुझ जैसे पत्थर दिल इंसान को अपनी आंखें देकर, जिसने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। मुझको उसने ज़िंदगी भर की खुशी दे दी और ख़ुद गम को चुन लिया। मैं क्या उसका एहसान चुका पाऊंगा? मैं इस काबिल ही नहीं। मैंने तो उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ़ें ही दी हैं। ऋषभ, सिम्मी ने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके लिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ, पर इसके बदले हम उसे खूब सारे पैसे दे देंगे। फिर तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं रहेगा कि सिम्मी की आंखें तुम्हारी वजह से गई हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे पैसे दोगी और वह ले लेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऋषभ ने दिव्या को देखते हुए कहा। ऋषभ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आंखें दी हैं? तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। परसों सिम्मी की शादी है और हम उसकी शादी देखकर वापस चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि सिम्मी ने मुझे अपनी आंखें दी हैं इसलिए मुझे उसकी परवाह है? ऋषभ ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा। दिव्या अपने धड़कते हुए दिल के साथ बोली, तो फिर क्यों तुम्हें सिम्मी की परवाह है? ऋषभ सिम्मी की परवाह कर रहा है, ये सोचकर दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब सिम्मी उसकी और ऋषभ की ज़िंदगी से चली गई है तो फिर क्यों ऋषभ उसकी बातें कर रहा है? उसने बहुत मुश्किल से ऋषभ को पाया है, अब वह दोबारा उसे खो नहीं सकती है। वह नहीं चाहती है कि ऋषभ उसे कुछ ऐसा बोल दे जिससे उसका दिल टूट जाए। इसलिए उसके ये पूछने पर कि वह सिम्मी की इतनी फिक्र क्यों करता है, ऋषभ उसका जवाब देता वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऋषभ अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने सामने सिम्मी का चेहरा नज़र आता है। पिछले 3 सालों से उसके साथ ऐसा हो रहा है। वह जब भी अपनी आंखें बंद करता था उसे सिम्मी का चेहरा नज़र आता था। सिम्मी का उसके करीब आना, उस पर अपना हक जताना, उसके रूखेपन के बावजूद उसका उससे प्यार करना, ऋषभ को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जब वह सिम्मी से नफरत करता है तो क्यों उसके ख्याल उसके दिल में आते थे? सिम्मी के दूर चले जाने पर क्यों उसे अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता था? आज जब सिम्मी फिर से उसकी आंखों के सामने है, वह चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा है। उसका दिल बार बार उसे सिम्मी के करीब जाने के लिए बोलता है। वह जानता है कि ऐसा करना उसके लिए गलत है, क्योंकि अब सिम्मी की शादी किसी और से होने जा रही है। वह किसी और की पत्नी बनने जा रही है। ये बात सोचते ही ऋषभ का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जब उसे सिम्मी से प्यार नहीं है तो क्यों उसका अंकित के करीब जाना उसे तकलीफ़ दे रहा है? ऋषभ ये सब सोचते हुए बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने आप से बोलता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर क्या? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? जब ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता है तो वह बेड पर लेट जाता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर दिव्या अपने रूम में आकर गुस्से में सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ऋषभ, इस बार नहीं, इस बार वह सिम्मी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। नया दिन नई उम्मीद लेकर आया था। आज सिम्मी की हल्दी और मेहंदी थी, जो कि एक होटल में रखी गई थी और रीतमीत तैयारियों में जुटे हुई थी। चूँकि सुबह हल्दी थी और शाम को मेहंदी, इसलिए काम ज़्यादा था। सिम्मी येलो कलर की साड़ी पहने हुए और फूलों से बनी ज्वेलरी पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज उसे अंकित के नाम की हल्दी लगने वाली थी। ये सोच सोचकर उसे घबराहट हो रही थी। आज भी उसके दिल में ऋषभ बसा हुआ है। ऐसे में वह अंकित को कैसे अपने दिल में जगह दे पाएगी? तभी ऋषभ और दिव्या वहाँ आते हैं। दिव्या का तो बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ आने का,
लेकिन वह ऋषभ को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए बेमन से ही वह वहाँ चली आई। रीत और मीत उन दोनों का स्वागत करती है और उनको बैठने का इशारा करती है। ऋषभ और दिव्या जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सिम्मी को जैसे ही पता चलता है कि ऋषभ आया है, उसे बहुत घबराहट होने लगती है। अभी कल ही ऋषभ ने उस पर अपना हक जताया था और उसे अंकित से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह उससे प्यार नहीं करता है। अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वह अंकित के प्यार को नहीं ठुकरा सकती है। पर कैसे वह ऋषभ के सामने किसी और को स्वीकार कर पाएगी। तभी रीत उसे हल्दी प्रोग्राम के लिए लेने आती है और अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। ऋषभ जैसे ही सिम्मी को देखता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वहीं दिव्या ये सब देखकर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बनाए हुए थी। रीत सिम्मी को लाकर हल्दी के लिए बैठा देती है, जहाँ पर्दे की दूसरी तरफ अंकित बैठा हुआ था। उसके बाद सिम्मी और अंकित को हल्दी लगने लगती है। ऋषभ से यह सब देखा नहीं जा रहा था, वह बस सिम्मी को देख रहा था। उसके दिल में दर्द सा उठ रहा था सिम्मी को अंकित के साथ देखकर। तभी रीत मीत सॉन्ग प्ले करवाती है और डांस करने लगती है। ऋषभ उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। वह सिम्मी को अंकित के साथ नहीं देख पा रहा था, उसके जज्बात सबको नज़र न आए, इसलिए वह बाहर आ गया। तभी दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ ऋषभ, तुम बाहर क्यों चले आए? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। दिव्या ने ऋषभ को देखते हुए कहा, नहीं, शाम को मेहंदी है, हम मेहंदी अटेंड करके ही जाएंगे। हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, ऋषभ ने दिव्या को देखते हुए कहा। नहीं बेबी, हम साथ में ही जाएंगे, दिव्या ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह ऋषभ को यहाँ सिम्मी के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मी सिम्मी को रूम में लाती है और उसे थोड़ी देर आराम करने का बोलकर चली जाती है। सिम्मी बैठी हुई अपने और अंकित की शादी के बारे में सोच रही थी। कल उसकी शादी है, जिसकी उसे कोई खुशी नहीं है। जिसे उसने चाहा वह उसे मिला नहीं, और जो उससे प्यार करता है उससे वह प्यार नहीं कर सकती। अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है सिम्मी। देखते देखते शाम हो गई और रीत भी सिम्मी को रेडी करने लगती हैं मेहंदी कार्यक्रम के लिए। थोड़ी ही देर में सिम्मी रेडी हो जाती है तो रीत बोलती है, सिम्मू तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, हम बाहर का अरेंजमेंट देखकर थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएंगे। सिम्मी ने धीरे से अपना सर हिलाया तो रीत मीत बाहर चली गई। तभी ऋषभ सिम्मी के रूम में आता है और गेट को लॉक कर देता है। रूम में किसी की मौजूदगी महसूस करके सिम्मी खड़ी हो जाती है। वहीं ऋषभ अपलक सिम्मी को देख रहा था, ग्रीन और गोल्डन कलर का लहंगा पहने हुए, ग्रीन और गोल्डन मिक्स ज्वेलरी, बालों का बन बनाया हुआ, होठों पर रेड लिपस्टिक और माथे पर गोल्डन बिंदी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सिम्मी को महसूस होता है कि ऋषभ वही है, इसलिए वह धीरे से बोलते, ऋषभ। सिम्मी के मुंह से अपना नाम सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे धीरे सिम्मी के पास जाने लगता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ऋषभ ने सिम्मी की बात को अनसुना करते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ ने उसकी तारीफ की है। वह अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहती है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। आप क्यों आए हैं यहाँ? ऋषभ सिम्मी के और पास जाते हुए, क्यों नहीं आ सकता? सिम्मी थोड़ा पीछे होते हुए बोलती है, नहीं, लेकिन क्यों? ऋषभ फिर सिम्मी के पास जाता है, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है कि हम अकेले में मिल सकें। रिश्ता है सिम्मी, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, लेकिन प्यार तो नहीं है। एक रिश्ते में प्यार का होना ज़रूरी है। हमारा रिश्ता 3 साल पहले ही टूट गया था। अब सच्चाई यही है कि मेरी कल शादी है अंकित के साथ। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है। वह सिम्मी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बोलता है, मेरी पत्नी होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी, छोड़िए मुझे, सिम्मी ने ऋषभ को धक्का देते हुए कहा। पर ऋषभ ने उसे छोड़ा नहीं। ऋषभ सिम्मी को अपने और करीब कर लेता है और बोलता है, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम अंकित से शादी नहीं करोगी। मैं नहीं मानती आपको अपना पति। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपको मुझसे प्यार नहीं है और आप दिव्या से शादी कर रहे हैं तो क्यों मेरे करीब आ रहे हैं? किस हक से आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पत्नी तो आपने मुझे कभी माना ही नहीं था। तो फिर जब आज मैं अंकित की हमसफ़र बनने जा रही हूँ तो क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? सिम्मी ने नम आंखों से कहा, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ऋषभ देशमुख का। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। ऐसा बोलकर ऋषभ सिम्मी को देखता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। अचानक से सिम्मी को समझ ही नहीं आया कि ऋषभ ने क्या कहा और क्या किया। फिर उसे एहसास होता है कि ऋषभ उसे किस कर रहा है। वह ऋषभ को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ उसे नहीं छोड़ता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है।
सिम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती। यह पहली बार था जब ऋषभ ने उसे किस किया था, उसके करीब आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि यह सच है या फिर सपना। ऋषभ बहुत देर तक सिम्मी को किस करता रहता है, जिससे सिम्मी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी ऋषभ उसे छोड़ देता है, पर सिम्मी की कमर पर उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई थी। ऋषभ से अलग होने पर सिम्मी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और अपने आप को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ऋषभ सिम्मी को देख रहा था, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह प्यार से सिम्मी की दोनों आंखों को बारी बारी चूम लेता है। सिम्मी ऋषभ की इस हरकत पर अंदर तक सिहर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी जो ऋषभ ने किया, उसे यह सब एक खूबसूरत सपना लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसकी कल्पना उसने हमेशा से की थी। क्या वास्तव में यह सिम्मी का एक सपना है? क्योंकि ऋषभ तो सिम्मी से नफरत करता है। फिर आज अचानक यह सब होना सिम्मी की समझ के परे था। ऋषभ के व्यवहार से सिम्मी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी ऋषभ ने उसे किस किया है। वह अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, ऋषभ यह तुमने क्या किया? यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ऋषभ ने प्यार से सिम्मी के गाल सहलाते हुए कहा। ऋषभ की छुअन सिम्मी का दिल धड़का रही थी। वह खुद को बहकने से रोकती है और बोलती है, कल मेरी शादी है ऋषभ, तुम्हें यह बात समझनी ही होगी। ऋषभ सिम्मी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़े गुस्से में बोलता है, फिर से वही बात। मैंने कहा ना कि तुम शादी नहीं करोगी। तुम ये सब किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराता है और एक बार फिर से अपने होंठ सिम्मी के होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। इस बार सिम्मी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस खूबसूरत एहसास में खो जाती है। ऋषभ के हाथ सिम्मी की कमर से होते हुए उसकी गर्दन तक जाते हैं और वह उसका दुपट्टा उतार कर बेड पर रख देता है। फिर वह सिम्मी से अलग होकर उसे देखता है। जिसकी आंखें बंद थी वह सिम्मी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वह सिम्मी के ऊपर आता है, धीरे से उसके पेट को चूमकर उसकी गर्दन को चूमता है। फिर वापस से अपने होंठ सिम्मी के होंठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपने होंठ सिम्मी के कान के पास ले जाता है और धीरे से बोलता है, क्या अब भी तुम हक की बात करोगी? तुमने खुद ही वह हक दिया है मुझे अपने करीब आने का, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे करीब रहना चाहता है। अगर अभी मैं इससे आगे बढ़ता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे नहीं रोकती, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आज भी ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी, जो ऋषभ में डूबी हुई थी, वह अपने होश में आती है और झटके से ऋषभ को अपने से दूर करके बेड पर बैठ जाती है। ऋषभ सिम्मी का दुपट्टा लेकर उसे अच्छे से कवर कर देता है। वहीं सिम्मी बैठी हुई अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कैसे वह बहक गई? क्यों उसने ऋषभ को अपने करीब आने दिया? क्यों हर बार वह ऋषभ के सामने कमज़ोर पड़ जाती है? सच तो कहा था ऋषभ ने, अगर वह आगे बढ़ता तो वह भी खुद को उसे समर्पण कर देती। लेकिन यह सही नहीं है, वह भी तब जब उसकी शादी किसी और से होने वाली है। सिम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर ऋषभ सिम्मी को गले से लगा लेता है। क्यों ऋषभ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी शादी अंकित से होने जा रही है तो क्यों तुम मुझ पर अपना हक जमा रहे हो? आखिर क्यों ऋषभ, क्यों तुम मेरे करीब आकर मुझे कमज़ोर कर रहे हो? सिम्मी रोते हुए बोलती है और ऋषभ की बाहों में सिमट जाती है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिम्मी। आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, कब मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। जिन एहसासों से मैं दूर भाग रहा था, जिन्हें मैं समझना नहीं चाह रहा था, उन्हें मैं समझ गया हूँ सिम्मी। यह प्यार है। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी जो कुछ भी सुना वह सच में ऋषभ ने कहा था। ऋषभ उससे प्यार करता है, यह जानकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त उसका दिल खुशी के मारे ज़ोरों से धड़क रहा था। यही तो चाहा था उसने कि ऋषभ भी उससे प्यार करे, उसका प्यार पूरा हो जाए। तभी उसे अंकित का ख्याल आता है। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब उसने उसे सहारा दिया था। कल उसकी और अंकित की शादी है, वह अंकित को धोखा नहीं दे सकती। आज अगर वह ऋषभ के प्यार को स्वीकार करके अंकित को ठुकरा देती है तो यह अंकित के साथ अन्याय होगा। सिम्मी खुद को संभालती है और ऋषभ से अलग होकर बोलती है, तुमने बहुत देर कर दी ऋषभ यह बात बोलने में। तुम्हें पता है, जब से मैं तुमसे प्यार करती आई हूँ तब से तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनना चाहती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। पर अब वक्त और हालात दोनों ही बदल गए हैं। फिर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ऋषभ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गई थी, जिसका अफसोस है मुझे। पर अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ
और शादी भी उसी के साथ करूँगी। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को गुस्सा आ जाता है। वह झटके से बेड पर से उठकर खड़ा हो जाता है और सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके उसको कंधे से पकड़ते हुए बोलता है, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? तुम उस अंकित से शादी नहीं करोगी। और क्या कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये झूठ तुम किसी और से बोल सकती हो पर मुझसे नहीं। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने दिल में मेरी जगह किसी और को दे ही नहीं सकती हो। यही सच है ऋषभ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे दिल में। तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर किया था ऋषभ, मेरे प्यार का अपमान किया था। अब क्यों आए हो वापस? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं? अब ऐसा नहीं हो सकता ऋषभ, बहुत देर हो चुकी है। मैं अंकित का उसके प्यार का अपमान नहीं कर सकती हूँ, सिम्मी ने रोते हुए कहा और झटके से ऋषभ को अपने से दूर कर दिया। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता रहता है, फिर उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और प्यार से बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सिम्मी। मुझे पता है कि यह कहने में मैंने बहुत देर कर दी है, पर प्लीज़ तुम अंकित से शादी मत करो। नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो सिम्मी, पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मुझे छोड़कर मत जाओ सिम्मी। ऋषभ की बातें सिम्मी के दिल पर चोट कर रही थी। आज उसका प्यार उसके पास है, फिर भी वह उस पर अपना हक नहीं जता सकती। उसके प्यार ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वह उसके प्यार को स्वीकार भी नहीं कर सकती। वह अंकित के साथ एक रिश्ते में बंधने वाली है, वह अंकित के साथ छल नहीं कर सकती। तुमने मेरे प्यार को समझा था ऋषभ। मैं जब भी तुम्हारे करीब आई तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। किस्मत देखो, आज हम हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। तुमने हमेशा चाहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं, और देखो मैं चली गई ऋषभ, तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट सकती, कभी नहीं। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा सिम्मी ने, उसने बहुत तकलीफ़ दी थी उसे, कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं, हमेशा उसका अपमान किया। वह जब भी उसके करीब आई उसने उस पर अपनी नफरत ही दिखाई। उसे वह सब याद आता है जब सिम्मी ने उससे कहा था कि एक दिन वह उसकी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाएगी कि वह चाहेगा तब भी वापस नहीं आएगी। वह उसकी आंखों में अपने अक्ष को देखने के लिए तरस जाएगा वह उसके प्यार के लिए। प्लीज़ सिम्मी ऐसा मत करो, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। ऋषभ ने रोते हुए कहा, तुम चले जाओ ऋषभ, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ। सिम्मी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऋषभ अपने आंसू पहुँचकर सिम्मी के पास आता है और उसे पकड़कर अपने करीब कर लेता है और बोलता है, अब जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम्हें अंकित से शादी करनी है ना, तो करो। मैं भी देखता हूँ अपने दिल में मेरे लिए प्यार लेकर तुम किसी और के साथ फेरे कैसे लेती हो, कैसे तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ अपने कदम बढ़ाती हो। यह बोलकर वह धीरे से सिम्मी के होंठों को चूम लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। वह अपने आप से बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषभ, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मौत के समान है। पर मैं कैसे उस इंसान के साथ धोखा करूँ जिसने तकलीफ़ में मेरा साथ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका। तकदीर ने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया ऋषभ, हमेशा के लिए। वहीं कोई यह सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अपने कदम सिम्मी की तरफ बढ़ाने वाला था कि किसी के आने की आहट सुनकर वहां से चला जाता है। वहीं सिम्मी को भी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, तो वह जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। तभी रीत और मीत सिम्मी के रूम में आती हैं उसे ले जाने के लिए। अरे सिमू, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम्हारे बाल, सारा मेकअप ख़राब हो गया है। रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। वो मेरी जरा सी आंख लग गई थी, उठी तो आंखों में दर्द हो रहा था। सिम्मी ने धीरे से कहा। अब ठीक हो तुम? मीत ने पूछा। सिम्मी ने धीरे से कहा। रीत और मीत सिम्मी को फिर से रेडी करती हैं और उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती हैं। सिम्मी चुपचाप बैठी हुई थी और उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। सबको दिखाने के लिए तो वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। रीत मीत एक दूसरे को देखती हैं और डांस फ्लोर पर चली जाती हैं और सॉन्ग प्ले करने को बोलती हैं। सॉन्ग प्ले होता है और दोनों डांस करने लगती हैं। रीत मीत का डांस खत्म होते ही सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। सिम्मी के हाथ में लगभग मेहंदी लग ही गई थी। एक मेहंदी वाली ऋषभ को देखती है। ऋषभ उसे कुछ इशारा करता है, जिस पर वह अपना सर हाँ में हिला देती है और वापस से सिम्मी को मेहंदी लगाने लगती है और उसके हाथ पर ऋषभ का नाम लिख देती है। वह इस तरह सिम्मी के हाथ पर ऋषभ का नाम लिखती है कि किसी को नजर ना आए। वहीं सिम्मी अपने मन में सोच रही थी कि आज उसके हाथों में अंकित के नाम की मेहंदी लग गई।
वह धीरे धीरे ऋषभ से दूर हो जाएगी। पर ऋषभ के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ सिम्मी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर रही हो। पर मैं तुम्हें अंकित से शादी नहीं करने दूंगा। मैं अपने प्यार को किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सिम्मी, सिर्फ मेरी। आई लव यू सिम्मी। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, वह भी मेरे नाम की, और कल तुम्हारी मांग में सिंदूर होगा, वह भी मेरे नाम का। सिम्मी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। रीत और मीत उसके पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। वहीं अंकित प्यार से सिम्मी को देख रहा था। उसका सपना पूरा होने वाला था। कल उसकी शादी है सिम्मी के साथ, यह सोचकर वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। बेबी अब हमें चलना चाहिए, अब तो प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला है। दिव्या ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलेंगे। ऋषभ ने दिव्या का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर दिव्या का मुंह बन जाता है। वह ऋषभ को देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। रीत के साथ बैठी हुई सिम्मी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, तो वह रीत से फ़ोन को अटेंड करने के लिए बोलती है। रीत कॉल अटेंड करती है, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। रॉन्ग नंबर होगा शायद, इसलिए कट हो गया, रीत ने कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर रिंग होता है। रीत कॉल रिसीव करती है, पर फिर से सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। रीत, ऐसा कर, तू फ़ोन मेरे कान पर लगा दे, मैं देखती हूँ कौन है। सिम्मी ने कहा तो रीत फ़ोन उसके कान पर लगा देती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने मुझे कुछ बहुत बुरा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जो भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सामने से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई। लड़की की बात सुनकर सिम्मी घबरा गई। वह लड़खड़ाती ज़बान में बोली, देखो मेरी बात सुनो। तब तक कॉल कट हो चुका था। सिम्मी आगे कुछ बोलती। सिम्मी को घबराए हुए देखकर रीत बोलती है, सिम्मू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सिम्मी घबरा जाती है। वह बोलती है, रीत ये आवाज़ किसकी है? मैं देखती हूँ, बोलकर रीत वहाँ से चली जाती है। चीखने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। रीत जैसे ही दौड़कर जाती है तो देखती है कि सीढ़ियों के पास मीत गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा था। अंकित भी दौड़ते हुए आता है और मीत को चोटिल देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। वह जल्दी से मीत के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। अंकित, मीत को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, रीत ने रोते हुए कहा। अंकित जल्दी से रीत के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इन सब में दोनों को सिम्मी का ख्याल ही नहीं रहा। रीत अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सिम्मी ने परेशान होते हुए खुद से कहा। वह उठती है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगती है। उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी, इसलिए मीत ने उसकी स्टिक रख दी थी। बिना स्टिक के चलना उसके लिए मुश्किल था। चलते वक्त उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वह गिरने लगती है। वह गिरती उससे पहले ऋषभ आकर सिम्मी को पकड़ लेता है, जिससे सिम्मी ऋषभ की बाहों में झूल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह ऋषभ की बाहों में है। ऋषभ धीरे से सिम्मी को खड़ा करता है और बोलता है, तुम ठीक हो? अभी किसके चीखने की आवाज़ आई थी? सिम्मी ने परेशान होते हुए ऋषभ से पूछा। वह मीत सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। क्या? वह ठीक तो है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। सर में चोट आई है। अंकित और रीत उसे हॉस्पिटल ले गए। अचानक ही सिम्मी को उस लड़की की कही हुई बात याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने मन में बोलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ऋषभ से दूर रहती तो मीत के साथ यह हादसा नहीं होता। सिम्मी तुम ठीक हो? सिम्मी को रोते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सिम्मी झटके से ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटाती है और गुस्से से बोलती है, दूर रहो मुझसे, कितनी बार कहा है कि मेरे करीब मत आया करो। सिम्मी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे करीब आने का हक रखता हूँ, ऋषभ ने सिम्मी के पास जाते हुए कहा। ऋषभ के इस तरह पास आने पर सिम्मी घबरा जाती है। कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है। तभी तो उसे पता चल जाता है जब भी ऋषभ उसके करीब आता है। अंकित और मीत के बाद वह नहीं चाहती थी कि रीत पर कोई मुसीबत आए। प्लीज़ ऋषभ, दूर चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, अब हम कभी एक नहीं हो सकते, सिम्मी ने रोते हुए कहा। सिम्मी, इन बातों का सही वक्त नहीं है अभी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऋषभ ने कहा। कहीं नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी मीत के पास, सिम्मी ने ऋषभ से कहा। और वह उसे धक्का देकर खुद से दूर करने वाली थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से सिम्मी, अभी तुम्हारी मेहंदी ख़राब हो जाती, ऋषभ ने कहा। तुम्हें मेरी मेहंदी से क्या लेना देना, दूर हटो, सिम्मी ने गुस्से से कहा। लेना देना है स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हें मेहंदी मेरे नाम की लगी है। तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारी मेहंदी में भी मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर मैं उसे ख़राब कैसे होने दे सकता हूँ, ऋषभ ने सिम्मी के कान में धीरे से कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी हैरान हो जाती है।
अचानक ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया हो। सिम्मी को सोच में गुम देखकर ऋषभ सिम्मी को अपनी बाहों में उठाता है और बाहर कार की तरफ चल देता है। ऋषभ के उसे उठाने पर वह अपनी सोच से बाहर आती है और गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रहे हो ऋषभ, नीचे उतारो मुझे, मैं अपनी जान को घर छोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो, ऋषभ ने सिम्मी को कार में बैठाते हुए कहा। और दिव्या, उसका क्या, सिम्मी ने धीरे से कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद चली जाएगी, ऋषभ ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। पर चाबी तो नहीं है मेरे पास, सिम्मी ने धीरे से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ ने कुछ देर उसको देखा और कार आगे बढ़ा दी। इधर दिव्या ऋषभ को हर जगह ढूंढती है पर वह उसे कहीं नजर नहीं आता है। वह गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कैब बुक करके होटल के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में मीत का इलाज चल रहा था। अंकित और रीत परेशान से बाहर खड़े डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। ओह गॉड, मीत को इस हाल में देखकर हमें सिम्मी का ध्यान ही नहीं रहा। वह होटल में अकेली परेशान हो रही होगी, रीत ने परेशान होते हुए कहा। तो अंकित को भी सिम्मी का ख्याल आता है और वह परेशान हो जाता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, देखिए फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है, पर मुझे डर है कि वह कोमा में जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित और रीत को झटका लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, प्लीज़ कुछ करिए जिससे मीत ठीक हो जाए, रीत ने नम आंखों से कहा। सॉरी पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रीत वहीं रखी बेंच पर बैठकर रोने लगती है। अंकित को भी समझ नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया। तभी रीत का फ़ोन बजता है। वह कॉल पिक करती है और सामने वाले की बात सुनकर कॉल कट कर देती है। किसका फ़ोन था, अंकित ने रीत को सोच में गुम देख कर कहा। वो ऋषभ ने कॉल किया था, सिम्मी अकेली थी इसलिए वह सिम्मी को अपने साथ होटल ले गया है, उसने बोला है वह सुबह उसे घर पहुंचा देगा, रीत ने धीरे से कहा। सिम्मी ऋषभ के साथ है, ये सुनकर अंकित को बुरा लगता है। वह बोलता है, मैं सिम्मी को लेकर घर छोड़ देता हूँ, उससे बोल दो कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंकित, इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तुम परेशान मत हो, सिम्मी को पता है कि उसे क्या कहना है, रीत ने कहा। तो अंकित को उसकी बात माननी पड़ी। ऋषभ सिम्मी को लेकर होटल आ जाता है। सिम्मी ने उसे बहुत मना किया था कि वह उसके यहाँ नहीं जाएगी, पर ऋषभ नहीं माना। ऋषभ ने कार का डोर ओपन किया और सिम्मी को अपनी बाहों में लेकर कार को लॉक करके होटल में चला गया। कुछ देर में वह अपने रूम में था। उसने सिम्मी को सोफे पर बैठाया और कहा, तुमने कुछ खाया नहीं है इसलिए मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, मुझे भूख नहीं है, सिम्मी ने मुंह फेरते हुए कहा। पर मुझे तो है ना, ऋषभ ने कहा और कॉल करके अपने रूम में खाना लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वेटर उसके रूम में खाना रखकर चला जाता है। ऋषभ प्लेट में खाना निकालता है और सिम्मी के पास सोफे पर बैठकर बोलता है, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सिम्मी, जो लड़की की बात सुनकर घबराई हुई थी, उसे ऋषभ के करीब जाने में डर लग रहा था। अब तक तो उस लड़की को पता चल गया होगा कि मैं ऋषभ के साथ हूँ, पता नहीं अब वह क्या करेगी। सिम्मी, क्या सोच रही हो, मुंह खोलो और खाना खाओ, ऋषभ ने सिम्मी को सोच में गुम देख कर कहा। मैंने कहा ना, सिम्मी कुछ बोलती तब तक ऋषभ उसके मुंह में खाने का एक निवाला डाल देता है और बोलता है, अब कोई बहस नहीं, चुपचाप खाना खाओ। ऋषभ बहुत प्यार से सिम्मी को खाना खिला रहा था इसलिए सिम्मी उसे मना नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपना अपना डिनर फिनिश किया तो वेटर आकर प्लेटें उठाकर ले गया। तभी दिव्या आकर ऋषभ के रूम की डोरबेल बजाती है, जिस पर ऋषभ उसे नींद आने का मैसेज करके जाने को बोलता है। उसे पता था कि इस वक्त वही आई होगी। थोड़ी देर बाद ऋषभ सिम्मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे हाथों में मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। सिम्मी अपना हाथ वापस खींच लेती है और बोलती है, प्लीज़ ऋषभ दूर रहो मुझसे। ऋषभ सिम्मी के पास सड़क कर बैठ जाता है और बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूं स्वीट हार्ट। सिम्मी खींचते हुए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे पत्नी हो तुम मेरी, तुम पर हक बनता है मेरा, ऋषभ ने प्यार से कहा। काश कि यह हक तुमने पहले जताया होता। सिम्मी ने अपने मन में सोचा, अच्छा तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, वैसे भी कल मेरी शादी है तो मुझे उसके बारे में सोचना है, सिम्मी ने बेरुखी से कहा। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है। वह सिम्मी को कंधे से पकड़ते हुए, हर बार यही बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त नहीं है कि तुम अपनी ज़ुबान पर किसी और का नाम लाओ। मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता था ऋषभ, जब तुम दिव्या के करीब जाते थे, उसे अपना प्यार बोलते थे, तब मुझे भी वैसे ही तकलीफ़ होती थी जैसे अभी तुम्हें हो रही है। दिव्या ने नम आँखों से कहा, बहुत दुख दिया है ना मैंने तुमको, प्लीज़ सिम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी दोस्ती को प्यार समझता रहा और इन सब में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, पर तुम ही बताओ जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे नाराज़ कैसे ना होता। क्या तुम मेरी जगह होती तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होती। ऋषभ ने अपना सर सिम्मी के सर से लगाते हुए प्यार से कहा।
ऋषभ की बातें सिम्मी का दिल धड़का रही थी। अचानक ही सिम्मी के कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी जो उसे ऋषभ से दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। तभी उसे अंकित और मीत के साथ हुए हादसे का ख्याल आता है जिससे वह डर जाती है। वह झटके से ऋषभ को अपने से दूर करती है और सोफे पर से उठकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ प्लीज़, मैं उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम उन बातों का जिक्र मत करो। मेरे लिए आज की सच्चाई यही है कि मैं अंकित के साथ एक रिश्ते में बनने जा रही हूँ। सिम्मी ने चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ सिम्मी की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वैसे ही बैठा रहता है। उसे भी पता है उसने जो भी सिम्मी के साथ किया है उसके लिए माफ़ी मिलना इतना आसान नहीं है। ऋषभ के चुप रहने पर सिम्मी समझ जाती है कि उसकी बातें उसे तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। वह धीरे से बोलती है, ऋषभ, दिव्या तुमसे बहुत प्यार करती है ना? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ, पर तुम्हारे जितना नहीं। क्या वह तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकती है? क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अचानक ही ऋषभ ने चौंकते हुए कहा। हाँ या ना में जवाब दो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? दिव्या ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी क्या? ऋषभ ने परेशान होते हुए सिम्मी से पूछा। अचानक ही सिम्मी को उस लड़की की बात याद आई जब उसने सिम्मी को चेतावनी दी थी कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो अब तक वह उसके दोस्तों को चोट पहुंचा रही है और अब उन्हें जान से मार देगी। सिम्मी अपने आप को संभालती है और बोलती है, नहीं, मैं बस पूछ रही थी, क्या पता मैं यहाँ हूँ जानकर वह मुझे मार ही न डाले। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें चोट पहुँचा सके। रही बात दिव्या की, तो मैं उसे खुद बताने वाला हूँ कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। ऋषभ ने सिम्मी के पास आते हुए कहा। ऋषभ, मुझे सोना है, सिम्मी ने बात न करने के इरादे से कहा। तो मना किसने किया है? यह रूम भी तुम्हारा है और मैं भी। ऋषभ ने पीछे से सिम्मी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। ऋषभ के स्पर्श से सिम्मी अंदर तक सिहर जाती है। वह धीरे से बोलती है, ऋषभ। ऋषभ ने सिम्मी की गर्दन पर किस करते हुए कहा, प्लीज़ ऋषभ, पति हूँ तुम्हारा, तुम भले ही कितना ही इनकार कर लो। ऋषभ ने धीरे से सिम्मी के कान में कहा। ऋषभ सिम्मी को अपनी तरफ घुमाता है और उसे देखने लगता है। वह मुस्कुराते हुए सिम्मी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ सिम्मी, तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मेरी करीबी तुम्हें बहका देती है। वहीं सिम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब भी ऋषभ उसके करीब आता है वह पिघल जाती है। वह चाहकर भी ऋषभ को अपने से दूर नहीं कर पाती है। बहुत मोहब्बत जो करती है उससे। कुछ देर बाद ऋषभ सिम्मी से अलग होता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। फिर खुद भी उसके पास लेट जाता है और वापस से उसे किस करने लगता है। सिम्मी के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। सुबह के वक्त ऋषभ और सिम्मी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए आराम से सो रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर सुकून की नींद साफ देखी जा सकती थी। तभी सिम्मी हल्का सा कसमसाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि वह किसी की बाहों में है, पर जल्दी ही उसे ऋषभ की छुअन का एहसास होता है। उसके दिमाग में कल की बातें चलने लगती हैं। खुद को ऋषभ की बाहों में महसूस करके सिम्मी उठने लगते। इतनी भी जल्दी क्या है उठने की, थोड़ी देर ऐसे ही मेरे पास लेटी रहो। ऋषभ ने सिम्मी को वापस से अपने करीब खींच लिया और उसे सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे, सिम्मी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। छोड़ दूंगा, ज़रा अपने पतिदेव के गाल पर एक प्यारी सी किस तो दे दो। ऋषभ ने धीरे से सिम्मी के कान में कहा। अपने आप को मेरा पति बोलना बंद करो, कुछ नहीं लगते तुम मेरे, और ये बात तुम्हें आज पता चल जाएगी जब मैं अंकित के साथ शादी के बंधन में बन जाऊंगी। सिम्मी ने थोड़ा गुस्से से कहा। ऋषभ अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंकित से शादी करोगी और मैं देखता रहूँगा? तुम उसके साथ फेरों के लिए अपने जितने कदम बढ़ाओगी उतना ही मुझे मौत के करीब पाओगी। ऋषभ, सिम्मी ने तड़पते हुए कहा। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ? तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, फिर मेरे जीने ना जीने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? तुम दिव्या के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और उसके साथ खुश रहो। तुम जो चाहते हो वह नहीं हो सकता है। सिमी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वह कैसे ऋषभ के साथ अपने जीवन की कल्पना कर सकती है? उसे उसकी सच्चाई पता है कि वह अंधी है। फिर उस लड़की का उसे ऋषभ से दूर रहने की धमकी देना। वह उलझन में फंसी हुई है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दिल उसे ऋषभ के पास जाने के लिए बोल रहा है, जबकि उसका दिमाग अंकित ने अब तक उसके लिए जो किया उसके एहसान चुकाने के लिए बोल रहा था। मैं दिव्या के साथ नहीं, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, ऋषभ ने प्यार से सिम्मी के गाल पर किस करते हुए कहा। ऋषभ, अंकित किसी भी वक्त आता होगा, प्लीज़ छोड़ो मुझे, सिम्मी ने धीरे से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषभ से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है और छोड़ देता है। उसकी पकड़ से छूटते ही सिम्मी अपने अस्त व्यस्त कपड़े सही करती है और धीरे से वॉशरूम जाने के लिए बोलती है।
ऋषभ उसे वॉशरूम तक छोड़ता है तो सिम्मी अंदर जाकर गेट लॉक कर देती है और धीरे धीरे चलते हुए नल ढूंढने लगती है। जब नल तक उसका हाथ पहुंच जाता है तो वह पहले अपने हाथ धोती है और फिर मुंह धुलने के बाद थोड़ी देर वह वैसे ही खड़ी रहती है। उसे रात की बात याद आ रही थी जो उसने ऋषभ की बाहों में बिताई थी। रात को जब वह बेड पर लेटी हुई थी और ऋषभ उसे किस कर रहा था, वह भी सब कुछ भूलकर ऋषभ में खो गई थी और अपने हाथ ऋषभ के कमर पर कस दिए थे। थोड़ी देर बाद ऋषभ उससे अलग होता है और सिम्मी को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सिम्मी, और मुझे यह भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मैं इससे आगे बढ़कर तुम्हें खुद की नज़रों में नहीं गिराना चाहता। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना तब बनाऊंगा जब तुम मुझे दिल से स्वीकार कर लोगी, तब जब तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे करीब आओगी। तब तक मेरे लिए तुम ऐसे ही मेरे पास रहो जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। ऋषभ की बात पर सिम्मी कुछ नहीं बोलती है। उसकी चुप्पी को सहमति समझते हुए ऋषभ उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। ऋषभ की बाहों में सिम्मी को भी सुकून मिलता है और वह भी बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। सिम्मी, ऋषभ ने आवाज़ दी तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आई और वॉशरूम से बाहर निकल गई। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा और मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो मेहंदी का रंग गहरा होना ही था। सिम्मी कुछ बोलती तब तक डोरबेल बजती है। वह धीरे से बोलती है, शायद अंकित आ गया है। एक बार फिर सोच लो सिम्मी, तुम्हारे इस फैसले से हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। ऋषभ ने सिम्मी के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। तभी फिर डोरबेल बजती है तो ऋषभ सिम्मी को सोफे पर बैठाकर जाकर गेट ओपन करता है तो सामने अंकित खड़ा था। ऋषभ अंकित को अंदर आने का इशारा करता है। अंकित ऋषभ को घूरते हुए अंदर आता है और बोलता है, सीमू चलो हमें घर चलना है। नहीं अंकित, मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी मीत से मिलने। वैसे मीत ठीक है ना? सिम्मी ने सोफे से उठकर कहा। सीमू पहले हम घर चलेंगे, वहाँ से फ्रेश होकर फिर हॉस्पिटल चलेंगे। अंकित ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिम्मी का हाथ अंकित के हाथ में देखकर ऋषभ को बहुत बुरा लगता है। ठीक है अंकित, पर मुझे इतना तो बता दो कि मीत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि मीत कोमा में जा सकती है, फिलहाल तो वह बेहोश है। अंकित ने नम आंखों से कहा। क्या? अंकित की बात सुनकर सिम्मी सदमे से लड़खड़ा जाती है। ऋषभ उसे पकड़ता है, तब तक अंकित उसे पकड़ लेता है और घूर कर ऋषभ को देखने लगता है, जैसे उससे बोल रहा हो कि सिम्मी उसकी होने वाली पत्नी है, वह उससे दूर रहे। सिम्मी रोते हुए अपने आप को कोस रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर वह ऋषभ के करीब नहीं गई होती तो शायद आज मीत की ऐसी हालत नहीं हुई होती। अंकित सिम्मी को संभालता है और वहाँ से ले जाने लगता है। ऋषभ का दिल करता है कि वह सिम्मी को रोक ले, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त सिम्मी तकलीफ में है। अंकित सिम्मी को लेकर घर आता है, जहाँ वह दोनों फ्रेश होने के बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं। सिम्मी को अपने सामने देखकर रीत उसके गले लग जाती है और वह दोनों रोने लगती हैं। सीमू देखना मीत को क्या हो गया, वह उठ ही नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वह कोमा में भी जा सकती है, रीत ने रोते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।